हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 30 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब झारखंड ने एक डिसीजन ये लिया है कि हर लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर राशन कार्ड होल्डर्स विद टू व्हीलर्स, तो उनको यहाँ पर हर लीटर ऑफ पेट्रोल पे 25 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और यहाँ पर जो मैक्सिमम कैप है वो 10 लीटर होने वाली है पर फैमिली पर मंथ। अब ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो बाद में मॉडलिटीज़ वर्कआउट की जाएंगी, और ये जो है ये 26 जनवरी से यहाँ पर झारखंड में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो हर लीटर ऑफ पेट्रोल पे 25 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सिर्फ यहाँ पर राशन कार्ड होल्डर्स को ही दी जाएगी। और यहाँ पर फैमिली की जो कैप होगी वो यहाँ पर होने वाली है 10 लीटर। आगे चलते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि सीजीआई ने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि अनरिफाइंड लॉ की वजह से जो केसेस हैं वो जुडिशरी में और ज़्यादा पेंडिंग होते जाते हैं। तो यहाँ पर एक बिहार का एग्जाम्पल था। बिहार का एक एक्ट है जो प्रोहिबिशन एक्ट है, लिकर प्रोहिबिशन एक्ट। उसमें लैक ऑफ फोरसाइट था, जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लॉग होते जा रहे हैं। एक सिंपल बेल एप्लीकेशन को भी यहाँ पर डिस्पोज ऑफ होने में 1 साल लग जाता है। तो वॉट नीतीश ग्लॉस्ड ओवर इज द फैक्ट दैट सिंस द इन्फोर्समेंट ऑफ बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 कोर्ट्स हैव बीन क्लॉग्ड एंड हाईजैक्ड। State police records show that 3,48,170 cases have been lodged। तो यहाँ पर इतने सारे केसेस लॉन्च हुए हैं, लेकिन अगर हम कन्विक्शन रेट देखें तो सिर्फ 1% कन्विक्शन रेट है। तो कन्विक्शन रेट इन लिकर केसेस इज लेस देन 1%, बट अबाउट 75 स्पेशल कोर्ट्स आर बीइंग सेट अप फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस अंडर द लिकर प्रोहिबिशन एंड एक्साइज लॉ। एवरी थर्ड और फोर्थ प्रिजनर इज एन अक्यूज्ड अंडर द लिकर लॉ। ऑल टुगेदर बिहार 59 जेल की यहाँ पर जो कैपेसिटी है बिहार की वो 47,000 प्रिजनर्स है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी बिहार की जेल में 70,000 प्रिजनर्स है, जिसमें से 25,000 सिर्फ लिकर लॉ के अंडर ही बुक्ड हैं। तो ये अनडिफाइंड लॉ की वजह से कभी कभी जुडिशरी की जो पेंडेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की गई है, और एक यहाँ पर एक साइकिल थ्रेशोल्ड टर्म आया है। तो साइकिल थ्रेशोल्ड क्या होता है? तो सीटी वैल्यू और साइकिल थ्रेशोल्ड इज द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ पर सैंपल में वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, वायरल लोड को डिटेक्ट करने के लिए कितनी साइकिल्स की ज़रूरत पड़ती है वो होता है यहाँ पर साइकिल थ्रेशोल्ड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 35 से ज़्यादा साइकिल्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसको यहाँ पर नेगेटिव मार्क किया जाता है। तो सीटी वैल्यू और साइकिल थ्रेशोल्ड इज द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ अ पेशेंट सैंपल हैज़ टू गो थ्रू फॉर द वायरस टू बी डिटेक्टेड। A high CT value is an indicative of low viral load. Any sample where the virus is detected in more than 35 cycles is considered to be negative। तो किसी सैंपल में यहाँ पर वायरस को डिटेक्ट करने के लिए 35 से ज़्यादा साइकिल्स लग रही हैं, तो इसका मतलब वायरल लोड है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए उसको यहाँ पर नेगेटिव मार्क किया जाएगा कि वो नेगेटिव है। और यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट क्या करी है, जिसमें भी 25 से कम साइकिल्स लग रही हैं यहाँ पर वायरल लोड को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसमें जीनोम सिक्वेंसिंग भी करा रही है। जीनोम सिक्वेंसिंग इसीलिए कराई जा रही है ताकि ये पता रहे कि कौन से यहाँ पर म्यूटेंट से इन्फेक्ट हुआ है इंसान की, डेल्टा से इन्फेक्ट हुआ है या फिर यहाँ पर ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हुआ है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू सीक्वेंस अ सैंपल दैट हैज़ अ वेरी लो वायरल लोड, सो एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो आई होप आपको इस साइकिल थ्रेशोल्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि कितनी साइकिल्स के थ्रू यहाँ पर वायरस जो है वो डिटेक्ट हो पा रहा है, वायरल लोड जो है वो डिटेक्ट हो पा रहा है। अब यहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है जेएनयू की, तो वो काउंसलिंग कर रहे थे ऑन द सेक्शुअल हेरेसमेंट। तो उसमें एक पैरा ये था कि गर्ल्स आर सपोज टू नो हाउ टू ड्रॉ अ टेंजिबल लाइन बिटवीन देम एंड देयर मेल फ्रेंड्स टू अवॉइड एनी सच हेरेसमेंट्स। तो उसके बाद ये कहा गया, ये तो काफ़ी मिसोजिनिस्टिक है कि यहाँ पर लड़कियों को सिखाया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है। तो वाई ऑल द टीचिंग्स आर ऑलवेज फॉर गर्ल्स ओनली, टाइम टू टीच हेरेसर्स नॉट द विक्टिम्स। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया, बॉयज़ विल बी काउंसिल टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेंडशिप एंड बिहेवियर दैट मे बी कंसिडर्ड सेक्शुअल हेरेसमेंट। लेकिन बाद में इन्होंने पूरा पैराग्राफ ही हटा दिया। आगे चलते हैं, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं था। बिल टू फ्री टेम्पल्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल जोन सेज कर्नाटका सीएम। तो यहाँ पर जो भी टेम्पल्स हैं उनको स्टेट कंट्रोल से बाहर किया जाएगा। तो कर्नाटका गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग इन अ लॉ टू फ्री हिंदू टेम्पल्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। तो स्टेट कंट्रोल के रेगुलेशन से यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो करेंटली हिंदू टेम्पल्स इन द स्टेट आर अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाईलॉज एंड रूल्स। टेम्पल्स दैट हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स विल बी फ्रीड बाय आवर गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं उनके ऊपर जो भी लॉज लगते हैं वो नहीं लगेंगे, और अपने डेवलपमेंट के लिए वो खुद ही मैनेजमेंट देखेंगे सब कुछ। आगे चलते हैं। यहाँ पर पीएम किसान स्कीम आपको पता होगी, जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो अंडर द पीएम किसान स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ₹6,000 टू द एलिजिबल बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज इन अ ईयर एंड द अमाउंट इज ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स। 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं, 2,000 करके। नाउ न्यूज़ मिक्सड विद व्यूज़ डेंजरस कॉकटेल। अब यहाँ पर सीजीआई ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो कि हम देख लेते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड टू sermonize अबाउट जजेस एंड विलेनाइज देम विच नीड्स टू बी चेक्ड।
डिस्पाइट ऑल कंस्ट्रेंट्स, अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का मेन काम होता है वो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को और ज़्यादा आगे लेकर जाना। तो मीडिया मस्ट हैव अ बिलीफ इन ट्रस्ट इन जुडिशरी एज अ की स्टेक होल्डर इन डेमोक्रेसी। मीडिया हैज़ द ड्यूटी टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द जुडिशरी। तो ये भी कहना है कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जुडिशरी को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए और डिफेंड किया जाए। सम ऑफ दोज इन पावरफुल पोजीशंस, अब यहाँ पर जर्नलिज्म की बात की गई। जो भी इंडिया में अब जर्नलिज्म हो रहा है उसमें एक अलग फीचर देखने को ये मिला है कि न्यूज़ को पब्लिश कर दिया जाता है, वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। तो इन द रेस फॉर रेटिंग्स द इंपॉर्टेंट जर्नलिस्टिक टेनेट ऑफ वेरिफिकेशन बिफोर पब्लिशिंग इज नॉट बीइंग फॉलोड। द सोशल मीडिया एम्पलीफाइज, फिर यहाँ पर इसके चलते कोई गलत न्यूज़ पब्लिश हो जाती है तो सोशल मीडिया के चलते और ज़्यादा उसका एम्पलीफिकेशन हो जाता है, और वंस पब्लिश्ड फिर बहुत मुश्किल होता है उसको वापस लेना। तो अनलाइक प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू होल्ड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब अकाउंटेबल, जहाँ पर इतना ज़्यादा डेरोगेटरी कमेंट्स कभी कोई भी पब्लिश होते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आप इंश्योर नहीं कर सकते। अनदर ट्रेंड दैट आई विटनेस इन रिपोर्टिंग नाउअडेज इज द सीपिंग ऑफ आइडियोलॉजिकल इंस्टांसेस। तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी आइडियोलॉजी न्यूज़ को प्रेजेंट करते समय नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इंटरप्रिटेशन एंड ओपिनियंस आर कलरिंग व्हाट शुड बी फैक्चुअल रिपोर्ट्स। तो फैक्चुअल रिपोर्ट्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनिपुलेट करके जो उनकी आइडियोलॉजिकल कलरेशन है वो दिखाने की कोशिश की जाती है। कनेक्टिंग टू दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पार्शियल रिपोर्टिंग ऑफ चेरी पिकिंग फैक्ट्स टू गिव इट टू अ पर्टिकुलर कलर। तो बेसिकली ये सब किया जाता है, आइडियोलॉजिकल कलरेशन दिया जाता है। जो यहाँ पर रिपोर्टर की आइडियोलॉजी होती है वो साफ साफ दिख रही होती है यहाँ पर रिपोर्टर की क्या आइडियोलॉजी है, जबकि यहाँ पर जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको यहाँ पर प्योर फैक्ट्स पब्लिश करने चाहिए। बाकी ये इंटरप्रेटर के ऊपर कि वो उन फैक्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करता है। तो रिगार्डलेस ऑफ द आइडियोलॉजी यू प्रोफेस एंड बिलीव्स यू होल्ड डियर, you must do your duty without being influenced by them. You must report only facts with a view to give a complete accurate picture. उसके बाद यहाँ पर व्यूअर डिसाइड करेगा कि उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। द सेफ कीपिंग ऑफ फिल्म, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 4 बॉडीज़ हैं, फिल्म्स डिवीजन, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, इनको मर्ज किया जा रहा है विथ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन। अब यही बोला गया कि ये जो बॉडीज़ हैं इनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनको इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस उससे देखोगे तो आपको लगेगा कि लॉस मेकिंग है, इनमें क्यों इतना पैसा खर्च करना, लेकिन इनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इंस्टीट्यूशंस स्पेशली पब्लिक फंडेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड हैव सर्टेन हिस्टोरिकल प्रायोरिटीज़। अगर हम इनका रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो उतना नहीं देखेगा जो आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री में दिख जाएगा। तो देयर रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट एज टेंजिबल एज दैट ऑफ द आयरन एंड स्टील। देयर इनटेंजिबिलिटी लिव्स इन द कलेक्टिव पल्स ऑफ द नेशन। अब ये जो आर्टिस्टिक क्रिएशंस को यहाँ पर कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, इसीलिए ये कल्चरल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 बॉडीज़ का नाम बताया गया है, फिल्म्स डिवीजन, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, व्यूइंग द रिसेंट मूव टू मर्ज देम विद येट एन अनदर ऑलमोस्ट नॉन परफॉर्मिंग यूनिट, द नेशनल फिल्म डेवलपिंग कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर इनको मर्ज किया जा रहा है एनएफडीसी के साथ। स्कॉलर्स हैव बीन क्वेश्चनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सिनेमा एज एन ऑब्जेक्ट। तो यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि सिनेमा को आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन या ब्रॉडकास्टिंग की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाए, ना कि इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए। फिर यहाँ पर 1931 में पहली टॉकी फिल्म बनी थी आलम आरा, और इसका आज तक हमारे पास कोई आर्काइव है ही नहीं। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो आर्काइव की बॉडी बनी है नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, वो 1964 में बनी है। तो 1931 में हमारे पास कोई बॉडी ही नहीं थी जो कि यहाँ पर जो टॉकी फिल्म है इसको यहाँ पर प्रिजर्व कर पाती। तो NFAI वॉज एस्टैब्लिश्ड 17 लॉन्ग ईयर्स हैड elapsed since India's independence, during which many of the extant negatives of feature films had perished. इन दिस टाइम, अभी देखा जाए उसके बाद तो लगभग 7500 फीचर फिल्म्स बन चुकी हैं इन ऑल मेजर लैंग्वेजेस। तो इनको यहाँ पर प्रिजर्व और कंजर्व करने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर NFAI जैसी बॉडी की ज़रूरत है। हैड द NFAI बीन एस्टैब्लिश अ डेकेड अर्लियर, तो अगर NFAI थोड़ा पहले बनी होती तो हमारे पास जो इंडिया की फर्स्ट टॉकी फिल्म है आलम आरा, उसके भी हमारे पास यहाँ पर प्रिजर्व होकर होती। फिर यहाँ पर बात की गई है डायरेक्ट, दिस कुड ऑल्सो भी इंडिविजुअली डन बाय द फिल्म्स डिवीजन। फिर यहाँ पर फिल्म्स डिवीजन की बात की गई कि वो भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर DFF की बात की गई जो कि 1973 में बनाई गई थी। तो ऑल दीज बॉडीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फंक्शन इंडिविजुअली एज वेल एज इन कोऑर्डिनेशन, और इनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको मर्ज नहीं किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं मूविंग ट्रायंगल। तो कल मैंने आपको बताया था जो त्रिंकोमली ऑयल पोर्ट है उसको यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका डेवलप करेंगे। तो श्रीलंका मे बी इन द मिडल ऑफ एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इट्स वर्स सिंस द 1970s कॉज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। तो यहाँ पर ईस्टर किलिंग्स हो गए थे 2019 में, उसके बाद यहाँ पर पैंडेमिक आ गया। तो श्रीलंका का जो मेन रेवेन्यू है जो टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को यहाँ पर हॉल्ट हो गया था क्योंकि पैंडेमिक और ईस्टर किलिंग्स की वजह से। फिर यहाँ पर जो श्रीलंका उसके फॉरेन एक्सचेंज जो है वो लगातार कम हो रहे हैं, उसकी वजह से इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। यहाँ पर शॉर्टेज हो चुकी है फूड एसेंशियल्स की, रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। उसके बाद इनकी एक पॉलिसी ये थी कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर स्विच कर जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्विच करने की वजह से जो थोड़ी बहुत ईल्ड होती थी वो भी नहीं हो रही है, और यहाँ पर जो श्रीलंका का
मेन एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट करते थे टी, वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके जो फॉरेक्स हैं वो और ज़्यादा ढूंढल होने लगे। द कंट्री हैज़ शट डाउन इट्स ओनली ऑयल रिफाइनरी, इसके अलावा जो कंट्री उसने अपनी ऑयल रिफाइनरी को भी बंद कर दिया था क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे ऑयल को इम्पोर्ट करने के लिए। श्रीलंकाज वोज आर कंपाउंडेड बाई इट्स एक्सटर्नल डेट, तो यहाँ पर अगर इसका एक्सटर्नल डेट देखें श्रीलंका का तो 2022 में ही श्रीलंका को पे करने लगभग $4.5 बिलियन टू सर्विस इट्स सॉवरेन बॉन्ड्स। चाइना का जो ये टोटल डेट है वो चाइना का 10% है, जापान का भी 10% ही डेट है। आईएमएफ के पास से जाना नहीं चाहते क्योंकि आईएमएफ के पास जाएंगे तो बहुत टफ कंडीशंस लगेगी। इससे पहले आईएमएफ बहुत बार बेल आउट कर चुका है श्रीलंका को, लेकिन आईएमएफ अगर पैकेज देता है तो वो अपनी कंडीशंस भी यहाँ पर इन्फोर्स कराता है। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा सेड अर्लियर दिस ईयर दैट देयर वाज नथिंग टू वरी, क्योंकि अब कोई यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रेसिडेंट का ये कहना है, क्योंकि चाइना और इंडिया हमें हेल्प करेंगे। इंडिया ने एक कंडीशन ये भी रखी है कि 1970s में जो बात हुई थी, इंडिया और श्रीलंका यहाँ पर त्रिनकोमली ऑयल फार्म डेवलप करेंगे, तो इंडिया और श्रीलंका अब उसको डेवलप करेंगे। बाकी $1.1 बिलियन का करेंसी स्वैप भी इन्होंने किया है चाइना के साथ। द की टू दिस पैकेज इज द फाइनलाइजेशन बाय द राजपक्षा गवर्नमेंट ऑफ ए लॉन्ग पेंडिंग डील फॉर अ जॉइंट इंडिया लंका डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म। तो यहाँ पर जो त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म है उसको डेवलप किया जाएगा, इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर श्रीलंका डेवलप करेगा। तो श्रीलंकाज एनर्जी मिनिस्टर हैज सेड द डील विल बी फाइनलाइज इन जनवरी, तो जनवरी तक ये डील जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। तो यही है त्रिनकोमली ऑयल फार्म, जो कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पर हम अपने ऑयल को भी स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली होगा तो श्रीलंका के लिए स्टोर, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो श्रीलंका हमें दे सकता है इमरजेंसी टाइम्स में। आगे चलते हैं, द विल टू सेक्युलर प्रैक्टिस, ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। अब आफ्स्पा इन प्रैक्टिस, अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है कि आफ्स्पा को यहाँ पर नागालैंड से हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, उसको यहाँ पर हेड करेंगे विवेक जोशी। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि जो भी सोल्जर होता है, जैसे ही वो सोल्जर की यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स है वो डेन्यूट हो जाते हैं। जैसे कि उसके पास राइट नहीं होता ऑफ फ्री एसोसिएशन, राइट नहीं होता ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड द राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस एंड मीडिया, तो ये सारे राइट्स उसके चले जाते हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर मिलिट्री डिसिप्लिन फॉलो करना होता है वो भी फॉलो करना होता है। इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड इट्स अल्टीमेट रिजॉर्ट, वो ड्यूटी बाउंड होते हैं कि वो नेशन के लिए सेफ्टी, ऑनर और वेलफेयर के लिए उनको जो बोला जाएगा कमांडिंग अथॉरिटी से वो उनको करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर फोर्स को तभी यूज़ किया जा सकता है जब वॉर हो रहा हो या तो कभी इंटरनेशनल बॉर्डर को यहाँ पर गार्ड करना हो। तो इंडियन आर्मी हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और लीगल पावर्स टू यूज़ फोर्स और फायर आर्म्स अगेंस्ट एनीवर हूसोएवर। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं तभी यहाँ पर फोर्स का यूज़ किया जा सकता है, अगर वॉर हो रहा हो या तो यहाँ पर बॉर्डर्स को गार्ड करना हो। लाइक एनी अदर इंडियन सिटीजन, यहाँ पर जो सोल्जर है वो भी अपने आप को फोर्स का यूज़ कर सकता है अगर प्राइवेट डिफेंस का यहाँ पर मैटर आ जाता है। तो लाइक एनी अदर इंडियन सिटीजन, द ओनली लीगल राइट अ सोल्जर हैज़ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच मस्ट बी प्रूव्ड पोस्ट फैक्टो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसके बाद यहाँ पर जो सोल्जर है उसको यहाँ पर कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर डिफेंस के चलते उसने फोर्स का यूज़ किया। इसके अलावा इंडिया में और भी ज़्यादा कंसर्न्स हैं, जैसे कि इंसर्जेंसी का यहाँ पर रहता है, मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है, टेररिज्म की प्रॉब्लम है। तो इसके चलते यहाँ पर डिसाइड किया गया बाय द गवर्नमेंट कि हम एक आफ्स्पा लेकर आएंगे और यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को ज़्यादा पावर देंगे। तो to avoid such situations and to ensure that the army is able to perform its basic function of external defense and internal security, 1950s में यहाँ पर आफ्स्पा को डिवाइस किया गया और यहाँ पर बोला गया कभी कभी सिविल अथॉरिटी जो है वो कोप अप नहीं कर पाती, जिसके चलते यहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा और आर्मी को यहाँ पर आफ्स्पा की पावर दी जाएगी और इस एरिया को यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो लोग बात करें कि आफ्स्पा को हटा देना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर पहले जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आफ्स्पा लगाया जाता है उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दूर करना चाहिए, उसके बाद ही आप आफ्स्पा को हटा सकते हो। तो इन क्लोजिंग सम एडवाइस फॉर ऑल दोज frantically urging the removal of AFSPA, abolish the AFSPA। AFSPA को आप हटा दो, ह्यूमनाइज इट वॉट एवर, बट बिफोर डूइंग सो इंश्योर द रेजोल्यूशन ऑफ इशूज़, जो यहाँ पर इशूज़ उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से AFSPA लगाने की ज़रूरत पड़ती। इन अदर वर्ड्स, क्रिएट कंडीशंस विच विल कन्विंस द इंसर्जेंट्स टू स्टॉप इंसर्जेंसी। तो यहाँ पर इंसर्जेंसी अगर खत्म हो जाए, मिलिटेंसी खत्म हो जाए या तो टेरर खत्म हो जाए या जो नक्सलाइट्स है वो यहाँ पर मेहम करना बंद कर दें, जो कश्मीरी यूथ है वो यहाँ पर पत्थरबाजी करना बंद कर दें, अगर ये सब आप इंश्योर कर रहे हो तब आप ऑलमोस्ट यहाँ पर AFSPA को हटा सकते हो। तो हमने अभी तक यही पढ़ा था कि AFSPA को क्यों हटा देना चाहिए, लेकिन AFSPA को क्यों रखना चाहिए वो हमें इस बात से पता चलता है। ये वेलफेयर मैंडेट, ये योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम, उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो यूपी है उसका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से वो सेकंड पोजीशन पर आ चुका है। तो द स्टेट हैज़ जम्प टू द सेकंड पोजीशन इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम द 7th पोजीशन इन अखिलेश यादव टाइम। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया था, 12th पोजीशन थी 2017 में। आगे चलते हैं, 2000 जो
2021 है उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे और 2022 में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो इंडोनेशिया G20 समिट को होस्ट करेगा। तो कैलेंडर 2022 में जनवरी में यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन लीडर्स है वो यहाँ पर रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बनकर आएंगे। और इसके बाद क्वाड लीडर्स की समिट होगी जापान में, उसकी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई। ब्रिक्स समिट होगी चाइना में, G20 समिट होगी इंडोनेशिया में। नवंबर में यूएस के मिड टर्म पोल्स होंगे और नवंबर में ही पाकिस्तानी के आर्मी जो चीफ है उनका टर्म एंड होगा। इसके अलावा अप्रैल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होंगे फ्रांस में। अब देखते हैं हमने 2021 में क्या क्या सफ़र किया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जब क्योटिक एग्जिट हो गया 19 साल के बाद, तो यहाँ पर तालिबान ने पावर को टेक ओवर कर लिया। इंडिया तालिबान से बिल्कुल बातचीत नहीं करता था, लेकिन फिर इंडिया को बातचीत करनी पड़ी क्योंकि जो तालिबान है वो एक पॉलिटिकल फोर्स बनकर आ गया अफगानिस्तान में। तो दिस मीन्स न्यू दिल्ली इज लुकिंग एट द तालिबान एज अ पॉलिटिकल एक्टर बरीइंग द घोस्ट ऑफ द IC-814 हाईजैक। तो IC-814 हाईजैक में यहाँ पर तालिबान का हाथ था। उस बात को हमें भूल कर तालिबान के साथ एंगेज करना पड़ रहा है क्योंकि तालिबान एक पॉलिटिकल एक्टर बन गया है अफगानिस्तान में। फिर चाइनाज मसल फ्लेक्सिंग, यहाँ पर जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो अभी तक बना हुआ है। चाइना ने और भी फ्रेश टेरिटोरियल क्लेम्स भूटान के साथ रेज किए हैं कि उनका कुछ टेरिटरी है। इसके अलावा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर के आसपास यहाँ पर जो चाइना है वो विलेज बनाने लग रहा है। यूएस अंडर बाइडन, अब यहाँ पर जो यूएस की पॉलिसीज़ हैं वो ट्रम्प की पॉलिसीज़ के साथ ही चली जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर जो चाइना है, चाइना को लेकर जो पॉलिसीज़ यहाँ पर ट्रम्प की थी, सिमिलर यहाँ पर बाइडन की भी पॉलिसीज़ हैं। तो फ्रॉम इंडियाज़ पर्सपेक्टिव ही कंटिन्यूड विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ ऑन चाइना। और यहाँ पर बेजिंग, यूएस का मेन टारगेट बेजिंग है कि बेजिंग को यहाँ पर काउंटर करना है। यूएस ने यहाँ पर ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए चाइना के ऊपर। इसके अलावा विंटर ओलंपिक्स को यहाँ पर बॉयकॉट करने की बात की है। फर्स्ट एवर क्वाड लीडर समिट को यहाँ पर होस्ट किया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अटेंड किया था। उसके बाद यहाँ पर ऑकस डील की है यूके के साथ। लेकिन इन सब की वजह से क्योस भी बहुत ज़्यादा हुआ। ऑकस डील की वजह से जो यहाँ पर यूएस का एलाई है फ्रांस वो उनसे दूर हो गया। बट द हरीड एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड द साइनिंग ऑफ द ऑकस डील विच एंगर्ड यूएस एलाई फ्रांस हैव रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट वाशिंगटन्स रिलायबिलिटी। तो यहाँ पर जो उन्होंने यूएस का जो एलाई है फ्रांस वो ही उनसे दूर हो गया ऑकस डील के चलते। तो इससे ये समझ आता है कि वाशिंगटन कितना ज़्यादा रिलायबल हो सकता है। अब अनरेस्ट इन नेबरहुड, तो म्यांमार में यहाँ पर कू हो गया था। तो पहले तो हमने मिलिट्री जो है, मिलिट्री ने जो भी क्रैकडाउन किया हमने उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए, लेकिन हमने ऑंग सांग सूकी से मिलने की बात की जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब हमें ये बात समझ आ गई कि हमें तत्मादाओ जो कि यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री उसके साथ एंगेज तो करना ही पड़ेगा। अब चेंज इन एड पॉलिसी, इंडिया ने 2004 के बाद एड लेना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमें केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। जब पैंडमिक सेकंड वेव आई थी, पैंडमिक के डेल्टा के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उस समय हमने एड को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो विद द सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 ओवरवेलमिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू दिल्ली स्टार्टेड एक्सेप्टिंग डोनेशंस एंड एड फ्रॉम अदर कंट्रीज, मेकिंग अ चेंज इन पॉलिसी सिंस December 2004 व्हेन द यूपीए गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट सच एड। तो 2004 में हमारी पॉलिसी ये थी कि अब हम कोई भी एड नहीं लेंगे, लेकिन जब यहाँ पर पैंडमिक की सेकंड वेव आई तो हमने एड लेना स्टार्ट कर दिया। रिलेशंस विद रशिया, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस अभी भी इंपॉर्टेंट है। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस सप्लायर अभी भी रशिया ही है, बल्कि हमने यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन किया। हम यूएस से भी यहाँ पर डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, इसके अलावा इजराइल से भी करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट, लेकिन अभी भी रशिया हमारा सबसे ज़्यादा रिलायबल पार्टनर है। रशिया से हमने S-400 लिए हैं। आउटरीच टू द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड से कैसे हम आउटरीच करें, तो यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं हमने उनको यहाँ पर इनवाइट किया फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। इसके अलावा फ्रांस के इलेक्शंस के ऊपर हमने क्लोज आइज रखी हुई है कि फ्रांस के इलेक्शन में कौन यहाँ पर आने वाला है। तो साउथ ब्लॉक विल बी कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन फ्रांस इन अप्रैल में एंड यूएस मिड टर्म्स पोल्स इन नवंबर। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको वैसे बता दिया कि यूपी में जो लैंड है वो कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अंडर सेक्शन 98(1) ऑफ द उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, जो कि 2016 में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल्स के साथ देखा जाता है, तो उसमें कोई भी लैंड ओनर जो कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है शेल हैव द राइट टू ट्रांसफर बाई वे ऑफ सेल, गिफ्ट, मॉर्टगेज और लीज एनी लैंड टू अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पर कोई भी अगर SC पर्सन है तो वो किसी ऐसे पर्सन को जो कि SC से बिलोंग नहीं करता उसको लैंड नहीं दे सकता किसी भी वे में, सेल की तरह, गिफ्ट की तरह, यहाँ तक कि बेच भी नहीं सकता है। ठीक है, अगर वो बेचना चाहता है तो कलेक्टर से राइटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नो भूमिधार बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल कास्ट शेल हैव द राइट टू ट्रांसफर बाई वे ऑफ सेल, गिफ्ट, मॉर्टगेज और लीज एनी लैंड टू अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल कास्ट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कलेक्टर इन राइटिंग। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पर परमिशन दे सकता है, लेकिन 5 स्पेसिफिक कंडीशन है, तभी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो यहाँ पर परमिशन दे सकता है। पहला ये, जो यहाँ पर SC भूमिदार है जिसका लैंड है उसका कोई सर्वाइविंग हेयर नहीं है, या जो पर्सन है वो कहीं और जाकर सेटल हो गया है, या जो पर्सन है उसकी फैमिली किसी फेटल डिजीज से यहाँ पर सफ़र करी है, उसको पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए वो यहाँ पर ज़मीन बेचकर पैसों से इलाज कराना चाहता है। इफ़ द पर्सन इज सीकिंग परमिशन टू ट्रांसफर इन ऑर्डर टू परचेज एनी अदर लैंड, या तो वो इसीलिए लैंड बेच रहा है क्योंकि उसको कहीं और लेना है। और यहाँ पर जो लैंड बेचा जा सकता है वो 1.26 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। एंड इफ द लैंड हेल्ड बाय द एप्लीकेंट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट आफ्टर सच ट्रांसफर रिड्यूस टू लेस देन 1.26 हेक्टेयर्स, तो यहाँ पर उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, तभी यहाँ पर जो SC
जो यहाँ पर पर्सन है एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो यहाँ पर लैंड बेच सकता है टू द नॉन एससी। अब कब प्रायर टू 2016, अब सेक्शन 157A जो जमींदारी अबॉलिशन एक्ट का था वो ये बोलता है पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट हैड नो राइट टू ट्रांसफर हिज लैंड बाय सेल, गिफ्ट, मॉर्टगेज और लीज टू अ पर्सन ऑफ नॉन शेड्यूल कास्ट एक्सेप्ट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द कलेक्टर। लेकिन MRVT ने 21 बीघा लैंड दिया है अयोध्या में, वो भी एक शेड्यूल कास्ट से। अब यहाँ पर शेड्यूल कास्ट पर्सन से उन्होंने लैंड दिया कैसे, तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने पहले एक ट्रस्ट का शेड्यूल कास्ट पर्सन था जिसका नाम यहाँ पर मेंशन है रोंगाई, तो ट्रस्ट यूज ए दलित एम्प्लॉय नेम रोंगाई, फिर यहाँ पर रोंगाई को वो लैंड बिकवाया गया। तो देन आफ्टर अबाउट 4 years द लैंड वॉज टेकिंग बाई MRVT एज डोनेशन, फिर MRVT ने डोनेशन की तरह ये जो रोंगाई है इससे सारा लैंड ले लिया। तो देन आफ्टर अबाउट 4 years द लैंड वॉज टेकन बाई MRVT एज डोनेशन फ्रॉम रोंगाई यूजिंग एन अनरजिस्टर्ड डोनेशन डॉक्यूमेंट शो दैट परमिशन वॉज नॉट टेकिंग फ्रॉम द कलेक्टर। इसके अलावा यहाँ पर कलेक्टर से भी परमिशन नहीं ली गई थी जब यहाँ पर 21 बीघा ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम द रोंगाई टू MRVT। अब व्हाट हैपन्स नाउ, अगर यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या प्रोप्राइटरी का कोई इशू था तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी लैंड है स्टेट गवर्नमेंट के पास वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एज पर प्रोविजंस ऑफ द यूपी लैंड रेवेन्यू कोड रूल 2016 द 21 बीघास इन क्वेश्चन इन द बरहता मांझा विलेज of Ayodhya, which was brought from over a dozen Dalits in the name of then MRVT employer Rongai and subsequently donated to the trust, will go to the state government in case there are complaints from any of the original Dalit owners। तो यहाँ पर कोई भी दलित ओनर्स यहाँ पर कंप्लेन करते हैं तो यहाँ पर जो लैंड है वो वापस चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि यूपी में जो एससी है वो एससी को भी लैंड बेच सकता है, वो नॉन एससी को लैंड नहीं बेच सकता। अगर नॉन एससी को लैंड बेचना है तो यहाँ पर कलेक्टर से राइटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी। जो कलेक्टर है वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही परमिशन दे सकता है। लेकिन जब MRVT ने 21 बीघा जो लैंड था वो यहाँ पर रोंगाई नाम के इंसान से लिया जो कि एक दलित था, कोई भी परमिशन कलेक्टर से नहीं ली गई। और ये जो रोंगाई नाम का इंसान था ये ट्रस्ट का ही इंसान था। आगे चलते हैं, इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चाइना का यही कहना है कि ड्रास्टिक मेजर्स फेस करने पड़ेंगे अगर ताइवान ने यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए लेकर प्रोवोक किया। तो चाइना विल टेक ड्रास्टिक मेजर्स इफ ताइवान मेक्स मूव्स टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, अ बीजिंग ऑफिशियल वार्नड ऑन वेडनेसडे एडिंग दैट ताइवान्स प्रोवोकेशंस एंड आउटसाइड मेडलिंग कुड इंटेंसिफाई नेक्स्ट ईयर। तो ये जो चाइना उसका ये कहना है, जो ताइवान है वो यहाँ पर चाइना का ही पार्ट है, लेकिन ताइवान ये कहता नहीं ताइवान इंडिपेंडेंट है। तो चाइना क्लेम्स डेमोक्रेटिकली गवर्न ताइवान एज इट्स ओन टेरिटरी एंड इन द पास्ट 2 years हैज स्टेप्ड अप मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर, ताकि यहाँ पर जो चाइना है वो अपनी सॉवरेनिटी क्लेम को और ज़्यादा दिखा सके। RBI रेड फ्लैग साइंस ऑफ स्ट्रेस इन MSMEs, बेड लोन्स लाइकली टू राइज। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है बेड लोन्स में राइज हो रहा है लगातार और 2022 में हमें और ज़्यादा राइज देखने को मिलेगा इन बेड लोन्स, NPA और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा जो MSMEs हैं उनमें स्ट्रेस के साइंस दिख रहे हैं। तो मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट फॉर द क्रेडिट रिस्क इंडिकेट दैट द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो यहाँ पर 6.9% से सितंबर 2022 में 8.1% तक हो सकता है, और अगर सीवियर स्ट्रेस सिनारियो में जाए तो 9.5% तक हो सकता है। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात की गई जो कि RBI निकालता है। तो बाकी डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि यहाँ पर RBI निकालता है। बाकी यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं NRIs और OCIs को कि इनको प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इनको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस, प्लांटेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अप्रूवल की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस या प्लांटेशन प्रॉपर्टी, उसके अलावा यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए इनको यहाँ पर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो RBI हैज सेड NRIs एंड OCIs डू नॉट रिक्वायर इट्स प्रायर अप्रूवल फॉर एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी। बाकी यहाँ पर GST काउंसिल की मीटिंग होगी, जो भी डिसीजन होंगे वो कल हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर कंडीशन कैसी है एप्पल के हाउस में ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।